हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 10 का सब्जेक्टिव असाइनमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली फाइंड द मिसिंग एंट्रीज। आपको एक्स और वाई ये एक वैल्यू जो है दोनों की दी हुई है एक साथ, उसके बाद एक कभी एक्स मिस मिलेगा कभी वाई मिलेगा। मिसिंग एंट्रीज यही है, कभी एक्स की कभी वाई की, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है। और इन जो ये स्पेस है, ठीक है, ये वाला जो स्पेस है इसकी जगह वो वैल्यू आपको फिल करनी है। ठीक है, तो आप निकालेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ हमें दे रखा है एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। तो डायरेक्टली का जो हमारा रूल था वो क्या था? अगर दो वैल्यूज़ हैं तो x1 इज अपॉन y1 इज इक्वल x2 अपॉन y2, और भी होंगी तो हम इस तरीके से ही उनको लिखते जाएंगे। तो जो पहली वैल्यू है हमारी 20 अपॉन 40, ये किसके इक्वल हो जाएगी? सेकंड जो है ना, ये स्पेस है अपॉन 34। तो स्पेस को आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, मैं क्वेश्चन मार्क ले रही हूँ, अपॉन 34। ठीक है, आप 34 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस भी मत कीजिए क्योंकि 40 को तो वापस ही लाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ 34 की साइड चेंज करेंगे। 34 की साइड चेंज की, ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 21 जा 20, 22 जा 40, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है आपकी वो आ गई 17। ठीक है, और ये 17 आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ। इसी तरीके से आप दूसरी निकालेंगे। दूसरी कैसे निकालेंगे? 20/40 इज इक्वल 14 अपॉन क्वेश्चन मार्क। इस बार क्वेश्चन मार्क नीचे है, तो याद रखें जो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है आप इस साइड भेजेंगे, ये ऊपर आ जाएगा। लेकिन अब इस वैल्यू का हमें जो निकालना होता है वो सिंगल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये वाली एक्स्ट्रा वैल्यू इसकी अब साइड चेंज कर देंगे तो 40 ऊपर हो जाएगा और 20 नीचे। तो ये 2 पे कट जाएगा 28। तो अब की बार जो वैल्यू आई है वो 28 यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें नहीं दिया हुआ है कि ठीक है कि ये आपका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो हमें अब क्वेश्चन रीड करके ही पता लगाना पड़ेगा। वैसे आप यहाँ से भी लगा सकते थे। ठीक है, 1 वैल्यू दी है, यहाँ 8 है। ठीक है, तो ये क्या है? बढ़ रही है यहाँ पे, तो ये बढ़ रही है पार्ट्स। लेकिन चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रैग पिगमेंट एंड 8 पार्ट्स ऑफ बेस। एक मिक्सचर बनाया गया है जिसमें 1 पार्ट तो रैग पिगमेंट का लिया है और 8 पार्ट बेस के लिए हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडिड। अब आप एक बात बताइए, अगर हम इसके एक पार्ट, हमने जो मिक्सचर बनाया था वो इतना ही बनाया था कि उसमें 1 पार्ट रेड का डालना पड़ा, 8 पार्ट बेस के डालने पड़े। अब हम क्या करेंगे, अगर रेड पार्ट को 4 बना दे, मतलब मिक्सचर बहुत ज़्यादा बनाना है और उसमें पार्ट्स 4 डालने, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो इसके भी पार्ट्स क्या होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे फिर आप और ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा वैल्यू होती जाएगी। मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ ही हो रही है। सेकेंड वाली आपकी टर्म जो है पार्ट, ये रेड पिगमेंट इंक्रीज़ हुआ तो पार्ट ऑफ बेस भी इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है? ये डायरेक्ट है। ठीक है, तो आप निकालेंगे कैसे डायरेक्ट को? फर्स्ट दोनों वैल्यू हमेशा दी जाएंगी आपको। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी वैल्यू मिस है, 4 दिया हुआ है, ये वाला मिस है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे 4 अपॉन क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क साइड चेंज करेंगे, और अब 8 जो है हमें नहीं चाहिए क्वेश्चन मार्क के पास, इसकी भी साइड चेंज कर देंगे, ये मल्टीप्लाई चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 32। जो 32 है वो आप यहाँ राइट कर देंगे। अगेन निकालेंगे ये वाली वैल्यू, तो वही प्रोसीजर रहेगा। 1/8 इज इक्वल, अब की बार 7 पार्ट्स लेने हैं आपको इसके, तो 7 अपॉन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क साइड चेंज करेंगे, 8 की भी, 8 इधर आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 56 यहाँ राइट कर देंगे। इसके बाद इसी टाइप से आप 12 के लिए और 20 के लिए भी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ पल्सेज इज ₹300। जो दाल है, ठीक है, पल्सेज होती है दालें,
तो 5 kg पल्सेस की वैल्यू कितनी है, 300 रुपीज़ हमें पे करने पड़ते हैं 5 kg के लिए। तो फाइंड द कोजी ऑफ 12 kg ऑफ पल्सेस। अब आप बताइए, अगर हम दाल ज़्यादा लेंगे, पल्सेस सामान ज़्यादा लेंगे, कोई भी है, ठीक है, ये तो दाल की बात है, अगर कोई और भी सामान है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ज़्यादा रुपये का आएगा, कम लेंगे तो कम का आएगा। अभी ये क्वांटिटी कम थी तो प्राइस भी कम है, अगर ये क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करेंगे तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और हमें क्या बतानी, इसकी कॉस्ट तो वो इंक्रीज़ होगी। तो इट मीन्स ये क्या है, ये डायरेक्ट है। और टेबल आप जैसे बनाते आए थे वैसे ही टेबल बनानी है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्या होता है, जितनी भी एक्सरसाइज है ना आपकी पीछे गई हैं उनमें से ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे वेट और यहाँ लिख देंगे कॉस्ट। वेट 5 kg था तो कॉस्ट 300 थी। अब वेट 12 kg है तो आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो 5/300 इज इक्वल 12/? क्वेश्चन मार्क इधर लेके जाएंगे, यहाँ आप एक्स भी रख सकते हैं, ठीक है, एक्स भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 की साइड चेंज नहीं किए, ये यहीं रहेगा। अब आप इसकी साइड चेंज करके लाएंगे तो 300 ऊपर और 5 नीचे, ये कितना आ गया 720। तो जो वैल्यू है वो 12 kg पल्सेस की वो कितनी आ जाएगी 720। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक आपके पास ये दिया हुआ है, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरियम एनराज्ड 50,000 टाइम्स अटेन से लेंथ। एक बैक्टीरियम की ही लेंथ है, ठीक है। ये आपको बताया कि दो टाइप से दे रखी है, एक 50,000 टाइम्स के अकॉर्डिंग दे रखी है और एक आपको लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में। जो तो आप इसको लिखते टाइम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ एक्स और वाई लिखें, या बैक्टीरियम और लेंथ भी अलग अलग से शो कर सकते हैं। यहाँ बैक्टीरियम लिखेंगे टाइम्स में, यहाँ बैक्टीरियम की लेंथ के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो जो आपकी पहली है वो है 50,000 टाइम्स, ठीक है। तो उसकी दूसरी वाली लेंथ जो है वो हमारे पास 5 आती है। फिर ये वाली लेंथ है 20,000 टाइम्स, तो ये वाली लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो प्रोसीजर वही रहेगा आपका, ठीक है। क्या रहेगा प्रोसीजर, डिवाइड वाला, क्योंकि देखो अगर जिसकी लेंथ हम ज़्यादा लेंगे वो अगर टाइम्स में काउंट करेंगे तो ज़्यादा टाइम्स निकलेगा, ठीक है। जैसे 8 है, जैसे 8 है, 8 क्या है 2 का 4 टाइम्स है। लेकिन अगर मैं वैल्यू को 10 कर दूँ तो क्या होगा, वो 5 टाइम, मतलब वो टाइम्स में भी बढ़ गया। तो इसका मतलब ये अगर यहाँ आप डिक्रीज़ करेंगे तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसा होता है तो हमारा कौन सा मेथड लगता है, डायरेक्ट वाला लगता है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड चेंज कीजिए, 5 इनकी भी साइड चेंज कर लीजिए, हमने क्वेश्चन मार्क की भी कर दी है, ठीक है। ये वैल्यू कट गई, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर क्योंकि यूनिट जिसके अकॉर्डिंग है जो दे रखी है, अब ये वाली हम निकाल रहे थे लेंथ, तो सेंटीमीटर तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अब आपसे एक्चुअल लेंथ भी पूछी है, तो एक्चुअल लेंथ ये एक ही बैक्टीरियम है उसकी ही दोनों लेंथ है, तो एक्चुअल लेंथ कैसे निकालेंगे, 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 0 है, इसका मतलब अगर ये 4 ऊपर होती, ये वाली जो वैल्यू ऊपर होती तो हम 10⁴ लिख देते, लेकिन ये नीचे है, इट मीन्स नेगेटिव में है, ठीक है। अपोन में होगा तो आप पावर बनाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, ये बनेगा तो ऐसे देखो ऐसे, लेकिन ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 2 कंप्लीट 5/8 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 80 km/h। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ। देखो स्पीड मैंने पहले भी बताया था, स्पीड और टाइम का जो एग्जाम्पल होता है वो आपका इन्वर्स का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे तो आप कम देरी में पहुंच जाओगे। जैसे आपको घर से ही स्कूल जाना है, मैं बार बार ये एग्जाम्पल इसलिए बताती तो आप, ताकि ये आपकी रूटीन लाइफ में होता भी है और आपको याद भी रहता है कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से या बस से भी जा रहे हैं, अगर स्पीड बढ़ी तो आप स्कूल में जल्दी पहुंच जाते हैं, अगर स्पीड कम होती है तो आप लेट पहुंचते हैं, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है, स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम कम हो गया, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अगर ये स्पीड कम हुई 80 से कम होती है तो ये टाइम भी कम हो जाएगा, सॉरी ये टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड कम हुई तो हम लेट पहुंचेंगे तो ये टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये किस में आता है, इनवर्स मेथड में आता है। तो यहाँ आप लिखेंगे स्पीड, यहाँ आप लिखेंगे टाइम। जब 80 की स्पीड थी तो टाइम आपका था, इसको आप चेंज कर लें, 8 2 16 16 और 5 21/8,
ठीक है, आवर्स में ही कर लिया है। अब नेक्स्ट में जो स्पीड है वो 52.5 है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अपोन में 10 लगा के मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया यहाँ से, और ये वाली टाइम आपको निकालना है। अब क्या है ये वाला मेथड, हमें क्या करना था इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों डिजिट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इन्वर्स है। अगर आपने जैसे ही स्पीड को कम किया है तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, इन सभी डिजिट्स को इधर ले आएँ तो 10 ऊपर चला जाएगा, 525 नीचे आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 10। ये कितना टाइम आ गया आपका, 2 2 जा 4 आवर्स। ठीक है, पहले टाइम लग रहा था 21/8, इसका मतलब ये है कि जो कंप्लीट थे ना आपके पास, ठीक है, वो क्या था 2 आवर्स थे। अब जैसे स्पीड कम होगी टाइम बढ़ जाएगा, टाइम हमें किसी जगह पे जाने पे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखिए, दे आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, 100 स्टूडेंट्स हैं, फूड प्रोविज़न फॉर दैम इज ओनली फॉर 20 डेज। तो उनके लिए जो खाना है ना वो 20 ही दिन का है, 20 डेज़ का है। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट इफ़ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अब वो ये आपको कह रहा है कि ये वाला जो खाना है ना जो उनके लिए 20 डेज़ का है, अगर 25 स्टूडेंट्स और आ जाएं, ठीक है, खाने वालों की संख्या बढ़ जाए तो खाना कितने दिन चलेगा। अब आप सोचें, अगर खाना है हमारे पास, ठीक है, एक आदमी के लिए खाना, ठीक है, 2 प्लेट है तो वो 2 दिन में खा लेगा, 2 टाइम खाएगा। लेकिन जैसे ही आदमी बढ़े, खाना खाने वालों की संख्या बढ़ी, तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और डिक्रीज़ होते ही हम कौन सा मेथड लगाते हैं, इन्वर्स वाला लगाते हैं। तो टेबल तो उसी तरीके से बनेगी, आप यहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स और यहाँ लिखोगे डेज़। स्टूडेंट्स 100 थे तो खाना 20 डेज़ के लिए था, स्टूडेंट्स 25 और बढ़ गए मतलब ये तो है ही, तो 100 + 25 125, तो खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे और 125 को इधर भेज के हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय 1 टैप इन 5 आवर्स। ठीक है, एक टैप के अकॉर्डिंग तो ये 5 आवर्स में फिल होता है। अगर एक ही टैप एक असिस्टेंट को फिल करती है तो 5 आवर्स लगते हैं, एंड बाय अनदर इन 6 आवर्स, और दूसरी टैप अगर फिल करती है तो 6 आवर्स लगते हैं। मतलब दोनों साथ नहीं फिल कर रही हैं, अलग अलग ही फिल कर रही हैं। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल इट इफ़ इट ओपन टुगेदर। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो आप टाइम बताएं। ठीक है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो क्या होगा, जल्दी भर जाएगी, है ना। तो आप लिखेंगे इज 1 आवर वर्क, जो पाइप पहला है ना उसका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 5 है तो 1/5। बी का 1 आवर वर्क, या आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 टैप, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 टैप्स, यहाँ लिख देंगे बी की जगह अनदर टैप्स, ये जाएगा 1/6। अगर दोनों को साथ में काम करना है तो 1/5 + 1/6, 30, 6 + 5 11/30। ये तो उनका 1 आवर वर्क है। अगर इस वर्क को पूरा करना चाहते तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये एक पार्ट है उसका, ठीक है, इट मीन्स 30 पार्ट्स डिवाइडेड है। तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इतने आवर्स में वो दोनों टैप्स क्या करेंगी, उस सिस्टम को फिल कर देंगी। आंसर ऐसा ही है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, मिक्स में भी छोड़ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए और बी अगर काम करते हैं तो 6 डेज में फिनिश, सॉरी ये दोनों का ही दिया है, तो ए 6 डेज में और बी 4 डेज में रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने काम स्टार्ट किया एंड वर्क ओनली फॉर 2 डेज। ए ने क्या किया, काम तो स्टार्ट कर दिया और 2 दिन तक काम भी किया। ही वॉज देन ज्वाइंड बाई बी, उसके बाद बी आ गया उसको ज्वाइन करने के लिए। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो आपको टोटल टाइम निकालना है कि उस काम को फिनिश होने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो जो ए है तो आप निकालेंगे सबसे पहले ए इज़ 1 डे वर्क, या वर्क डन बाई ए इन 1 डे, ए इज़ 1 डे वर्क, या मैंने बताया आप ऐसा भी लिख सकते, दोनों ही बल्कि करेक्ट है, वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, बट मैंने जो आपको
क्वेश्चन दिए हैं, जो रिटर्न वर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसा लिख दिया है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये वाला तो गलत है, ये ठीक है, या ये ठीक है ये गलत है, दोनों ही करेक्ट है। लैंग्वेज आपकी अपनी कोई और भी हो सकती है, वो भी करेक्ट होगी अगर सेंस निकलती है तो 1 डे वर्क हो जाता है 1/6 और बी का 1 डे वर्क हो जाता है 1/4। अब उसके बाद हमें क्या बताया कि ए ने वर्क किया और 2 डेज तक वर्क किया, तो हम निकालेंगे एज 2 डेज वर्क। ए का 2 डे का वर्क बताइए, 1 डे का ये था, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 1/3। मतलब जितना भी काम था उसमें से 1/3 ए ने कर दिया है, तो आप यहाँ निकालेंगे रिमेनिंग वर्क। पूरा काम 1 होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। टोटल जो भी काम है, मतलब अगर कोई भी क्वांटिटी, टोटल मतलब हम उसको 1 लेके चलते हैं अगर फ्रैक्शंस की बात हो रही है तो। अब ये 1/3 उसने कर दिया है काम ए ने, तो एलसीएम लेंगे 2/3। इतना काम बच गया है। अब इतने काम को कौन करेगा, ए और बी दोनों मिल के करेंगे। अब आप ए और बी का 1 डे वर्क निकाल लीजिए। वर्क डन बाई ए एंड बी इन 1 डे, एक दिन का दोनों का काम 1/6 + 1/4, 12, 2, 3, 5/12। ये 1 डे का वर्क है उन दोनों का, ठीक है, 5/12। तो ये 1 डे वर्क है। इट मीन्स अगर काम को करना चाहते तो कितने टाइम में करेंगे, 12/5। यही था ना, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते कि बचा हुआ जो काम उसको ये कितने टाइम में पूरा करेंगे, इतने में। अब काम बचा हुआ कितना है, 2/3, कितना आ जाएगा 8/5। ये 8/5 कौन सा वर्क है, जो बचा हुआ काम है जिसको कौन करेंगे, ए एंड बी करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ना, अभी यहाँ मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं इसको चेंज नहीं करती तो हम डिवाइड करके भी कर सकते थे, ठीक है, पर मैंने चेंज किया इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके कर दिया। अब टोटल टाइम, ये टाइम तो ए और बी को लगा है, लेकिन इससे पहले ए ने भी तो किया था, कितने दिन तक किया था, 2 डेज तक किया था, तो आप 2 प्लस कर देंगे, 5, 10 + 8, 18/5 आवर्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करें, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल ए सिस्टर्न इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। तो ए का 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1/20, बी का हो जाएगा 1/30। वाइल ए थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 1/15। सी एम्प्टी करता है, ठीक है, ये दोनों फिल करते हैं सिस्टर्न को और ये क्या करता है, एम्प्टी करता है, खाली करता है। तो 1/20 + 1/30 - 1/15, ठीक है। तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। ये लिखने में तो मैंने जैसे बताया अब तक वैसा ही चलेगा, 1/20 लास्ट में, ठीक है, a + b - c, क्योंकि c खाली कर रहा है तो c वाले को हम क्या लिखेंगे, इसमें माइनस लिखेंगे और ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 60 एलसीएम आ जाएगा, 3, 2, 4, 1/60 मतलब 60 मिनट्स। अगर तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, 60 मिनट, क्योंकि 2 उसको भरेंगे, खाली भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव असाइनमेंट यहीं फिनिश हो रहा है।